वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। और आज के लेक्चर में हम आपके लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है न्यूक्लियर फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक का आगाज़ हम एक क्वेश्चन से करेंगे, हाउ टू फाइंड द एज ऑफ यूनिवर्स की यूनिवर्स का एज कैसे फाइंड किया गया। ठीक है, तो आंसर है बाय रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग, रेडियो एक्टिव का लफ्ज़ आता है। आज हम डेटिंग पे समझने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं पिछले कई लेक्चर्स में। ठीक है, या हाउ टू साइंटिस्ट फाइंड द एज ऑफ एन ओल्ड डेड एनिमल लाइक डायनासोर एटीसी। आपने सुना होगा कि आज साइंटिस्ट को एक फलां जगह पर एक डायनासोर का ढांचा मिला और साइंटिस्ट ने वहाँ से अंदाज़ा लगाया, एस्टिमेट किया कि ये डायनासोर इतने साल पुराना है। तो ये साइंटिस्ट, ये कौन सी मखलूक है, इनको कैसे पता चलता है कि ये डायनासोर इतने साल पुराना है। तो इस बात को आज हम न्यूक्लियर फिज़िक्स के सीरीज़ में समझने की कोशिश करेंगे। जो कुछ अभी तक पढ़ा है न्यूक्लियर फिज़िक्स में उसको इस्तेमाल करके या उसको उसकी रोशनी में। ठीक है, देखें, कहानी शुरू होती है हमारे सन से। हमारे सन से मुख्तलिफ़ किस्म के शुआएँ आते हैं, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड। ठीक है, और इसमें कॉस्मिक रे भी होता है। कॉस्मिक रे एक समंदर होता है प्रोटॉन्स का। ठीक है, चार्ज पार्टिकल का एक समंदर होता है। ये चार्ज पार्टिकल जब किसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर हो जाते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में आपको पता है गैसेस मौजूद हैं। ठीक है, जिस तरह के हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, नोबल गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो ये कॉस्मिक रे किसी एटम के साथ इंट्रैक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? इंट्रैक्ट कर लेता है या उसको कोलाइड कर लेता है। आप समझ ले, ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है। तो यहाँ से इस एटम से एक न्यूट्रॉन निकल जाता है। क्या हो जाता है? निकल जाता है। वो पूरा प्रोसेस मैंने नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो इमेज देना चाहता हूँ, वो तस्वुर देना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को बिल्कुल डीपली समझ सकें। ठीक है, कॉस्मिक रे का इंटरेक्ट होता है एटम से एक न्यूट्रॉन, आप समझ लें कि निकल जाता है। और इस न्यूट्रॉन को आज की टर्मिनोलॉजीज़ में हम कहेंगे सेकेंडरी पार्टिकल। हमें एक सेकेंडरी पार्टिकल मिल जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन और सेकेंडरी पार्टिकल। जब ये न्यूट्रॉन हमें मिला, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन के साथ मिल जाता है, इंट्रैक्ट कर लेता है। तो ये नाइट्रोजन इसके मिलने से कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? 7, ये 6 हो गया और ये 14। इसी तरह ये हमारे पास एक कार्बन मिल जाता है और एक हाइड्रोजन का एटम मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये कार्बन, ये बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है, इस पर गौर करते हैं। ये कार्बन हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है उसके साथ मिल जाता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? मिल जाता है। ठीक है, टेक बाय प्लांट्स। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेंगे? ये ट्रीज़ जो है, प्लांट्स वगैरह जो होंगे उसको एब्जॉर्व कर लेंगे। टेक बाय प्लांट्स एंड एनिमल। और वो जो हम जितने भी जानदार हैं, हम तो डिपेंडेंट हैं ना प्लांट के ऊपर। हम वो प्लांट्स खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ गंदम, इन द फॉर्म ऑफ फल, फ्रूट, सब्जियां वगैरह, वो प्लांट्स को हम खाते हैं। और जितने भी जानदार हैं वो या तो दूसरे जानदार को खाते हैं और या जानदार जो है पौधों को खाते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आया था ट्रीज़ में और ट्रीज़ से फिर हम में आया। हम का मतलब है एनिमल में आया। ठीक है, क्योंकि हमने डायनासोर से शुरू किया था। तो डायनासोर भी तो कुछ खाता है। उसने क्या खाया होगा? उसने दूसरे जानवरों को खाया होगा, मतलब बकरी शकरी को खाया होगा। और बकरी क्या खाता है? बकरी पौधे खाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या हो जाता है? एंटर हो जाता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड में ये वाला कार्बन मौजूद था, तो ये वाला कार्बन हमारी बॉडी में आ जाता है। लेकिन ये वाला कार्बन जो है ना, ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। क्या है? ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। अच्छा, आगे देखते हैं क्या होता है। सो एवरी प्लांट कंटेन रेडियो एक्टिव कार्बन। ठीक है, ये वाला कार्बन कंटेन कर लेता है। अच्छा, जब इसकी डिके हो जाती है ना, इस कार्बन 14 की डिके हो जाती है, तो हमारे पास दोबारा नाइट्रोजन मिल जाता है और बीटा, ये आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है बीटा डिके हो जाता है और साथ में इसका न्यूट्रिनो पार्टिकल मिल जाता है हमें। हियर कार्बन 14 6 आर पेरेंट न्यूक्लियाई एंड nitrogen 14 7 are daughter nuclei. So in a plant or animal one can easily found their ratio. So अच्छा, हमें ये पता चला कि ये कार्बन जो है पेरेंट एलिमेंट है और ये डॉटर एलिमेंट है।
तो किसी सैंपल का एनालिसिस करके इसकी तादाद और इसकी तादाद मालूम की जा सकती है, ठीक है। वो इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, और इनका रेशो भी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखें, इफ़ एन डी रिप्रेजेंट द डाटर द नंबर ऑफ डाटर न्यूक्लियाई एंड एन रिप्रेजेंट द पेरेंट न्यूक्लियाई फॉर अ गिवन सैंपल। देखें, ये जो एन की जितनी तादाद है उसको हम एन डी से रिप्रेजेंट, मतलब नंबर ऑफ डाटर न्यूक्लियाई, ठीक है, और एन नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। तो हमें केमिस्ट्री में जो हम एलिमेंट की एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस से हमें इनका रेशो पता चल जाता है, ठीक है। जब ये रेशो हमें मालूम हो जाता है तो फिर यहाँ से आगे जो है वो फिज़िक्स का काम है, और फिज़िक्स उसको किस तरह पता लगता है कि भाई इस चीज़ की एज इतनी है, इस चीज़ की एज इतनी है, इस चीज़ की एज इतनी है, वो मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं। और वो कौन सा मैथमेटिक्स है उसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये इक्वेशन हमने पिछले 2 लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ा है और इसको समझा है कि इसमें ये एन क्या है, एन नॉट क्या है, लेमडा क्या है, टी क्या है, ठीक है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इसको मैं बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास एक सैंपल है, आप समझ ले यूरेनियम है, रेडियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। जब वो पहली बार यूनिवर्स में बना तो उसके तादाद, उसके जो एटम की तादाद थी या न्यूक्लियाई की तादाद थी वो एन नॉट थी। क्या थी? एन नॉट थी, ठीक है। अब इतने टाइम गुजरने के बाद, टाइम गुजरने के बाद, ये टी ईयर्स में है, किस चीज़ में है? सालों में है, और सिर्फ सालों में नहीं है, कई 100 सालों में है। इतने टाइम गुजरने के बाद अगर आपको लेमडा पता हो तो अभी उस सैंपल के कितने न्यूक्लियाई मौजूद होंगे, इस इक्वेशन से हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखें, इस इक्वेशन को यूज़ करके हम किसी सैंपल के अंदर एन और एन नॉट की रेशो मालूम करेंगे, ठीक है। या इस तरह करें कि इस एन नॉट को इस साइड लेकर आ जाए, ये डिवाइड हो जाएगा ई रेज़ टू पावर लेमडा माइनस लेमडा टी इस अपनी साइड अपनी तरफ रह गया, ठीक है, इस साइड रह गया। एन डिवाइड बाई एन नॉट इज इक्वल टू, ये माइनस में है, ये 1 के नीचे लिख लिया, प्लस हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, एन नॉट 1 ज़र एन नॉट आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। अब क्या किया, दोनों अतराफ किस चीज़ के ऊपर डिवाइड किया? एन के ऊपर डिवाइड किया। यहाँ से एन ख़त्म हो गया, यहाँ से एन आ गया, ठीक है। ये एन के साथ ख़त्म, तो एन नॉट डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर लेमडा टी आ गया अपनी जगह पर, ठीक है। अब दोनों अतराफ से क्या कर लिया? नेचुरल लॉग ले लिया। क्या ले लिया? नेचुरल लॉग। अब नेचुरल लॉग जब ले लिया तो नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई रेज़ टू पावर लेमडा टी, ये आ गया, ठीक है। अब नेचुरल लॉग और ई के आपस में बनती नहीं है, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। ये एक दूसरे का अपोजिट होता है तो ख़त्म हो जाता है, 1 हमें मिल जाता है। ये पावर जो है ये अपनी जगह पर आ जाएगा, नेचुरल लॉग ई के साथ क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इधर नेचुरल लॉग एन नॉट डिवाइड बाई एन और लेमडा टी अपनी जगह पर। हमें ये टी चाहिए, क्या चाहिए? टी चाहिए, ठीक है। लेमडा को इस साइड लेकर आए, डिवाइड कर लिया, ठीक है। लेमडा इस साइड डिवाइड हो गया तो इस साइड सिर्फ रह गया टी इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा नेचुरल लॉग ऑफ, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब देखें, अगर हाफ लाइफ के बारे में आपने पिछला लेक्चर देखा है तो हाफ लाइफ का फार्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सैंपल इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई द रेडियो एक्टिव कांस्टेंट या रेडियो एक्टिव डिके कांस्टेंट, ठीक है, लेमडा। उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। हमें इस इक्वेशन में 1 बाई लेमडा चाहिए। क्या चाहिए? 1 बाई लेमडा चाहिए। 1 बाई लेमडा यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ 2 के ऊपर इस साइड भी डिवाइड किया, इस साइड भी डिवाइड किया, यहाँ से नेचुरल लॉग 2 ख़त्म हो गया, 1 बाई लेमडा हमारे पास आ गया, हाफ ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2 मिल गया, ठीक है। 1 बाई लेमडा की जगह हम ये वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टी और हाफ लाइफ डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2, लेमडा की जगह आ गया 1 बाई लेमडा की जगह नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट डिवाइड बाई एन अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। ये एन नॉट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई व्हेन टी इज इक्वल टू 0। मैंने कहा ना कि जब यूनिवर्स में ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन गया और उसमें कोई भी डिसइंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ, यानी कि टाइम 0 था। क्या था? टाइम 0, कोई भी डिसइंटीग्रेशन अभी शुरू नहीं हुआ, ठीक है। तो उस वक्त हम मानते हैं कि टाइम 0 तो इफ़ वन कैलकुलेट एन डी एंड एन then n naught
अगर आप देखें टाइम गुजरने के साथ साथ आप नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई मालूम करें और नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई मालूम करें और दोनों को जमा करें तो आपके पास एन नॉट आ जाएंगे, दोनों का सम इस चीज़ के बराबर होगा। ठीक है, अब एन नॉट की जगह हम ये पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, तो ये पुट किया तो टी इज इक्वल टू टी हाफ नेचुरल लॉग डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट की जगह आ गया नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई प्लस नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। देखें ना, अगर आपके पास 6 कार्बन 14 सेक्स के न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, और इसमें से 3 कन्वर्ट हो गए नाइट्रोजन में। किस चीज़ में? नाइट्रोजन में। किस चीज़ में कन्वर्ट हो गए? नाइट्रोजन 14 7 में। ठीक है, तो इधर कितने रह गए? इधर रह गए कितने? इधर भी 3 रह गए और इधर भी 3 रह गए। आप दोनों को जमा करें तो आपके पास ओरिजिनल या इनिशियल नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई मिल जाता है और वो होगा 6। तो यही कंसेप्ट इधर भी यूज़ हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज इक्वल टू n जो अभी टी टाइम के बाद मौजूद है और प्लस नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, इस ये एन नॉट की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में पुट कर ली तो हमारे पास ये आ गया, और एन नॉट एन की नीचे भी है और एन डी नीचे के नीचे भी है, डिवाइड कर लिया, इधर से 1 आ गया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। अब देखें हाफ लाइफ हम मालूम कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से किसी सैंपल के लिए। ठीक है, किसी सैंपल में कौन से न्यूक्लियाई मौजूद है उसके लिए हमें हाफ लाइफ का पता चल जाता है। और वो कैसे पता चल जाता है कि हाफ लाइफ जो होता है वो हमारे पास होता है 1 नेचुरल लॉग ऑफ 2 डिवाइड बाई लैम्डा। इस फार्मूले से हमें पता चल जाता है। ठीक है, ये चीज़ हम कैसे मालूम करते हैं ये आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। जब इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस चीज़ को हम कैसे मालूम कर सकते हैं। मज़ीद ये कि हम टी हाफ तो मालूम कर सकते हैं, यानी कि हाफ लाइफ फॉर अ गिवन रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम मालूम कर सकते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ 2 एक नंबर है वो हमें मिल जाएगा, नेचुरल लॉग 1 कांस्टेंट है, एन डी डिवाइड बाई एन। किसी गिवन सिंपल में ये रेशो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर ये रेशो हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि किसी सैंपल के अंदर डॉटर न्यूक्लियाई कितने हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई कितने हैं, इस चीज़ का हमें पता चल जाए कि जो से यहाँ पर मौजूद है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पर मौजूद है उसका हाफ लाइफ इतना है, तो हमें क्या मिल जाता है? उसका एज मिल जाता है, उस सैंपल का एज मिल जाता है। तो इस एज हमें मिल जाता है टाइम मिल जाता है। ठीक है, मतलब उसकी हमें टाइम मिल जाती है कि इस चीज़ की इतनी टाइम हो गई। ठीक है, तो इस टर्म्स में हम फिर कह सकते हैं कि ये जो डायनासोर का ढांचा हमें मिला है इसके अंदर ये फला एलिमेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद थे और उसमें पेरेंट न्यूक्लियाई जो थी उसकी तादाद इतनी और डॉटर न्यूक्लियाई की तादाद इतनी। उसको इस इक्वेशन में पुट करके हमें टाइम का पता चल जाता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस चीज़ की एज इतनी है। यही फार्मूला जब मून के रॉक्स पर और अर्थ की रॉक्स पर यूज़ किया गया, ठीक है, उस अर्थ की देखे पत्थर ले लिया, उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, मतलब सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट को टेम्परेचर दे दिया वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट को टेम्परेचर दे दिया वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो पत्थर के हमारे पास जो एलिमेंट थे, पत्थर के अंदर जोन से एटम थे वो अभी गैसियस स्टेट में आ गए। ठीक है, और एटॉमिक स्पेक्ट्रोग्राफी से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, और उनकी तादाद कितनी है वो भी हम मालूम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ करके उनको रेशो जो है यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मालूम करके हमें एच का पता चल जाता है। ठीक है, तो जब ये फार्मूला सोलर सिस्टम पर अप्लाई किया गया तो ये मालूम हो गया कि सोलर सिस्टम की जो एज है वो कितनी है 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ ईयर्स, इतनी एज है उसकी। ठीक है, हमें टाइम इतना मिल गया। तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि भाई यूनिवर्स की एज इतनी है, उम्मीद है आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई आपके डाउट्स हैं तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर इस लेक्चर का आपको PDF फॉर्म चाहिए तो PDF फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का भी और अपने इस छोटे से YouTube चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।